नमस्कार बच्चों। आज हम वंशागति के विविधता के सिद्धांत एवं नियम इस चैप्टर से संबंधित आगे नेक्स्ट वीडियो आपका मेंडल के वंशागति के नियम से संबंधित है। यह आगे का पार्ट है। जो लोग पिछले के पार्ट न देखे हों वो मेरे चैनल पर जाएं और इसका पहला भाग देखें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। मेंडल के वंशागति के नियम मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अवविभन का नियम। ये तीनों नियम इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष लगभग पूछे जाते हैं। आप लोग पढ़िए और नोट करिए अपनी कॉपी पर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। जैसा कि इसमें दे रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे ही है ये इम्पॉर्टेंट है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभावित के निष्कर्ष को कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे प्रभाविता का नियम कहा गया। इसके अनुसार जब दो समयुग्मजीय पादपों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी तथा F2 पीढ़ी में ना दिखने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण करा करके उसके पौधों का अध्ययन किया। उन्होंने जो संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जो प्रकट होने वाले जो लक्षण थे उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और तथा F2 पीढ़ी में जो अप्रभावित लक्षण थे उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस निष्कर्ष को कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के नियम के रूप में प्रस्तुत किया था। मेंडल ने 3 बार संकरण कराया। इन संकरण को 1 संकरण, द्विसंकरण और 3 संकरण, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, लाल रंग और सफ़ेद रंग वाले पुष्प के बीच में संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में जो संकरण के माध्यम से प्राप्त हुआ जो पौधा है उसे गुलाबी, वो कैसा पुष्प था? गुलाबी पुष्प था F1 पीढ़ी में। यह प्रभाविता का नियम है। जो प्रभावित हो जाते हैं उसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। उसके लक्षण पूरी तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद हम आते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जो लक्षण देखे जाते हैं बाह्य रूप से प्रभावी तथा अप्रभावी, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो जो लक्षण देखे जाते हैं उन्हें हम फिनोटाइप और जो रंग देखा जाता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। मतलब जीन के माध्यम से जो रंग का परिवर्तन होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और फिनोटाइप ऐसे लक्षण हैं जो वास्तविक रूप से उस पौधे में दिखाई देते हैं। प्रभाविता का नियम जंतुओं पर भी लागू होता है। प्रभाविता का नियम जंतुओं पर भी लागू होता है और गिनी सुअरों में रंगों की वंशागति देखने पर स्पष्ट रूप से काला रंग श्वेत तथा श्वेत पर प्रभावी दिखाई देता है। ये प्रभाविता के नियम से ही संबंधित है। जो जंतुओं में बहुत सारे भेद उत्पन्न होते हैं रंगों में। आप लोगों ने देखा होगा आसपास की वस्तुओं में जो रंग का भेद होता है वो खासकर प्रभाविता के नियम पर ही आधारित होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में पृथक्करण का नियम। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मेंडल के नियम हैं जो अधिकतर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पृथक्करण का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार एक अनुवांशिकी लक्षण की विभिन्नताओं के कारक अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाले सभी कारक शुद्ध होते हैं। इसी कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जी, पृथक्करण को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
इसमें जो लक्षण हैं वो अनुवांशिकी रूप से अपरिवर्तित रहे बिना शुद्ध बने रहते हैं, जिससे युग्मकों में से उत्पन्न होने वाले जो संतान हैं वो पूरी तरह शुद्ध होते हैं। इसी कारण इनको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने दो प्रकार के पौधे हैं, यहाँ लिए गए हैं। लंबे और बौने इनको व्यक्त किया गया है कैपिटल टी और स्मॉल टी से की माध्यम से। F1 पीढ़ी में जब संकरण होता है शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का, तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे अधिकतर प्राप्त होते हैं। अब दोनों लंबे पौधों पर पुनः संकरण कराया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होने वाला F2 पीढ़ी में है, F2 पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो कुछ शुद्ध लंबे होते हैं और कुछ शुद्ध बौने भी होते हैं, और संकरण के माध्यम से लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं। फिनोटाइप का अनुपात 3:1 है और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 है। पृथक्करण का नियम सभी जीवों के लिए लागू होता है। जंतुओं और अध्ययन के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खियों पर इसका उपयोग किया, और जिसे हम ड्रोसोफिला कहते हैं। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। किसको? थॉमस हंट मॉर्गन को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। जो लक्षणों की वंशागति है, लंबे पौधे है ना, पुष्प जो आते हैं वो गुलाबी की जगह लाल और सफ़ेद भी होते हैं। तो ये जो क्रॉस है स्वतंत्र अव्यूहन का, जैसे नाम है इसका स्वतंत्र, तो ये पूरी तरह से वंशागति पर स्वतंत्र होते हैं। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी कहते हैं। एक पौधा है, उसके दूसरे पौधे के बीच यदि संकरण कराते हैं, तो दोनों के बीच जो कंपैरिजन है वो पूरी जो एक दूसरे को प्रभावित करने का जो जरिया है वो पूरी तरह से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इस वजह से इसको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी कहते हैं। मेंडल ने बीजों के गोल लक्षण को कैपिटल आर से तथा झुर्रीदार लक्षणों को स्मॉल आर से तथा पीले रंग को वाई से तथा हरे रंग को स्मॉल वाई से निरूपित किया। मेंडल के द्विसंकरण निष्कर्ष को सन 1901 में कार्ल लॉरेंस मेंडल के तृतीय नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे स्वतंत्र प्रतिमिश्रण का नियम भी कहते हैं। अब गोल पीले बीज जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, गोल पीले कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, और हरा झुर्रीदार स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये दो पौधे हैं जिनमें इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। वो F1 पीढ़ी में जब संकरण कराया जाता है, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई संकरण पीला गोल प्राप्त होता है। इसके बाद ये टेबल आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये टेबल अधिकतर स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में अक्सर जो है आपको मिलेगा। इसमें एक क्रम होता है, उस क्रम को आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी ये टेबल बनाएं तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे सेम ऊपर वाली रो में है वैसे ही सेम नीचे वाले कॉलम में भी होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये जो है आप लोग इस क्रम को याद रखिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बड़े अक्षर जो कैपिटल में हैं उनका विशेष महत्व है, उन्हीं के अनुसार ये लक्षण प्रकट होते हैं। वरीयता हमको कैपिटल में है जो उन्हीं को देनी है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि हम आर है तो हम हमेशा गोल लेंगे, और कैपिटल वाई है तो हमेशा उसको पीला लेंगे।
इसी प्रकार स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है तो इनको झुर्रीदार हरा के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इस टेबल को अच्छे से देखिए, उसमें कैपिटल आर पहले कॉलम में कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई हैं। इसका मतलब है कि जो इस पौधे का जो लक्षण है वो गोल पीला होगा। इसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई हैं। इसका मतलब ये गोल है और पीला है। इस प्रकार आप इस टेबल को अच्छे से देखिए तो सभी में आपको कुछ न कुछ भिन्नता नज़र आएगी। जैसे यहाँ झुर्रीदार पीला बीज है, इसका मतलब है कि यहाँ स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, पीला और झुर्रीदार। आर है, स्मॉल है तो झुर्रीदार होगा, और वाई है, स्मॉल है तो हरा होगा। और कैपिटल हैं तो कैपिटल को मैंने पहले ही बता दिया कि कैपिटल आर हो चाहे कैपिटल वाई हो, उनको दोनों को पहले ही वरीयता देनी है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि जो इससे जीनोटाइप और फिनोटाइप के जो अनुपात प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जैसे कि आपको पता है कि जीनोटाइप ऐसे लक्षणों को व्यक्त करता है जो वास्तविक रूप से उस लक्षण में जीन के माध्यम से परिवर्तन होता है, और फिनोटाइप आपको बाह्य लक्षणों के अनुसार ही आपको पता चल जाता है कि यह पौधा कैसा है। तो जीनोटाइप को जीन के माध्यम से देखते हैं और फिनोटाइप को बाह्य लक्षणों के आधार पर देखते हैं। तो इसका अनुपात है, जो फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 है, और जो जीनोटाइप का अनुपात है वो है 1:2:1:2:2:4:1:1। ठीक। इसको हम शॉर्टकट में भी आ सकते हैं, 12:12:24:121, 12:12:24:121, और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप दोबारा से समझाइए। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। ओके, गुड बाय।